स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। बिहार स्टेट की तैयारी करने के बाद अब आप लग जाइए जेट की, यूजीसी नेट की और बीपीएससी टीआरई 4.0 की, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट की तैयारी में लग जाइए, यूजीसी नेट की तैयारी में लग जाइए और बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। तो जितने हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं वे आज ही भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। साथियों बता दूं कि आपको पता होगा कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बिल्कुल एक समान है। तो दोनों की तैयारी में आज ही लग जाइए। आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिएगा तो आपका जेट की भी तैयारी साथ में हो जाएगी और बीपीएससी की तो हो ही जाएगी। तो जितने भी साथी हैं वो आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। आज हम जो आपका इकाई 1 जो सिलेबस में लगा हुआ है पूरे सिलेबस आज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं बिना पैसा खर्च किए अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। आज हम इकाई 1 जो सिलेबस है, सिलेबस का इकाई 1 में जो लगा हुआ हिंदी भाषा और उसका विकास, उसका जो प्रथम टॉपिक है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हम देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आज देखेंगे, क्लास वाइज क्लास आपको बताएंगे। हम उतना ही टॉपिक लेकर चलेंगे जितना टॉपिक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। आज क्लास 1 में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और अपभ्रंश, खासकर अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं, अपभ्रंश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसके अलावा अवहट और पुरानी हिंदी के बीच जो संबंध है उसे भी देखेंगे और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण भी आज हम देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो जेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहाँ फ्री में, बिल्कुल फ्री में, आपके लिए इसमें कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़िए और जेट और यूजीसी नेट और बीपीएससी तैयारी 4.0 टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। थोड़ा सा हम इतना देर हमको बोलना पड़ा क्योंकि आप समझ गए कि यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज हम क्लास 1 लेकर आए हैं। एक एक तथ्य को ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला तथ्य है भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। यहां से आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि भाषा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। आगे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अपने मन के भावों और विचारों को क्या करता है, तो प्रकट करता है। उसी को क्या कहते हैं, तो हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आपको यहाँ लेकर आए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अपने मन के भावों को और विचारों को क्या करता है, तो प्रकट करता है। अब यहाँ भाषा से संबंधित जितने भी भारतीय विद्वान हैं उनके मतों को हम देख लेते हैं। और याद रखिएगा किसी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आपको भी आई है, एक कथन, तो एक कथन निश्चित है कि भाषा संबंधी जो मत, जो कथन दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, वो यहाँ से आपको एक देखने को मिलेंगे। तो सभी कथनों को ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा के विषय में क्या कहा है। उन्होंने कहा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और नीति का आदान प्रदान करने की व्यक्त ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए कैसे आप जान पाइएगा कि यह कथन किनका है, तो देखिए आप प्रारंभ में जो है इतना कम से कम याद रखिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, यह अगर यह पंक्ति को सिर्फ याद रखिएगा, कम से कम मनुष्य और मनुष्य के बीच याद रखिए, तो श्याम सुंदर दास का भाषा से संबंधित क्या है, कथन है। आगे देखिए कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, भाषा वह साधन है। अब इसी को पकड़ के रखना, भाषा वह साधन से प्रारंभ कौन किए, तो कामता प्रसाद गुरु जी किए हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। और यह कथन किनका है, तो कामता प्रसाद गुरु का है। इसके बाद देखिए बाबूराम सक्सेना जी क्या कहे हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है भाषा के विषय में, तो उन्होंने कहा है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख निश्रित वह सार्थक ध्वनि का समष्टि है। यह किनका कथन है, तो भोलानाथ तिवारी जी का। तो ये चार कथनों में से जो महत्वपूर्ण कथन याद रखिएगा, पहला और दूसरा
ये और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में, दो कथन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। मनुष्य और मनुष्य के बीच अगर प्रारंभ रहेगा और यह कथन रहेगा भाषा संबंधित, तो श्याम सुंदर दास जी का है। और भाषा वह साधन है, इससे प्रारंभ है, तो समझिए यही कथन ही रहेगा। कथन में कोई बदलाव नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप जो है प्रथम जो है दो चार पदों को याद रखें, मनुष्य और मनुष्य याद रखें। मनुष्य और मनुष्य के बीच डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इस तरह से प्रारंभ किए हैं बोलने के लिए। और भाषा वह साधन है, इसी से आप पकड़ लेंगे कामता प्रसाद गुरु जी ने यह कथन कहा है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए हिंदी भाषा की उत्पत्ति को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं भाषा का भौगोलिक क्षेत्र सबसे पहले देख लेते हैं। तो यूरेशिया यानी यूरोपीय एशिया भूखंड, यूरेशिया को ही क्या कहा जाता है? यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया का भूखंड। और यही है हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति का जो कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं यहीं से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और यूरेशिया जो है, यूरेशिया जो भाषा कह सकते हैं परिवार है, वो जो यूरेशिया भाषा है विश्व का सबसे क्या है, तो सबसे ज्यादा यहीं पर सबसे बड़ा भाषा परिवार याद रखिएगा यूरेशिया, जिसे यूरोप और एशिया कहा जाता है। इसी से निकली है भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार जो है यूरेशिया से निकली है। अब भारतीय भाषा परिवार को देख लेंगे, यहाँ से भी एक दो प्रश्न परीक्षा में, कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं। तो भारतीय भाषा परिवार का अन्य नाम क्या है? इंडो यूरोपीय, इंडो जर्मनिक, हिंद यूरोपीय, ये अन्य नाम है। यह भाषा परिवार यूरोप तथा दक्षिण एशिया में फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? तो यह यूरोप और दक्षिण एशिया में यह भाषा परिवार फैली हुई है, भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार। अब भारतीय भाषा परिवार दो वर्गों में बटी है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। देखिए भारतीय भाषा परिवार कितने वर्गों में बटी है? तो दो वर्गों में बटी हुई है। वह कौन सी भाषा परिवार है जो यूरोप और दक्षिण एशिया में फैली हुई? तो भारतीय भाषा परिवार फैली हुई है। एकदम तथ्यों को एकदम गहराई से पढ़िए, क्योंकि आप अब आप यूजीसी नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी तथ्यों को पढ़ना होगा और बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। तो चलिए, भारतीय भाषा परिवार को दो वर्गों में बांटा गया है और दो वर्गों में बांटकर उनको उनकी 10 शाखाएं भी हैं। दो वर्ग हैं, 10 शाखाएं हैं। ये दो वर्ग क्या है? तो सतम वर्ग और केतुम वर्ग। सतम वर्ग और केतुम वर्ग। सतम वर्ग में कितनी शाखाएं हैं? 4। सप्तम वर्ग कितनी शाखाएं हैं? 4। केतुम वर्ग में कितनी शाखाएं हैं? तो 6। टोटल कितनी शाखाएं हैं? तो 10। भारतीय भाषा के कितनी शाखाएं हैं? कुल कितनी शाखाएं? तो 10 शाखाएं याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं? तो हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, फारसी, ये सभी भाषाएं जो है ये भारतीय भाषा परिवार की क्या है? तो प्रमुख भाषाएं हैं। अब भारतीय भाषा परिवार के दो वर्ग है, उसमें से एक वर्ग आपका क्या है? सप्तम वर्ग। अब सप्तम वर्ग से जो है इससे कुछ भाषाएं निकली है, भारत ईरानी भाषाएं, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ये सब भाषाएं निकली है। अब सप्तम वर्ग से भारत ईरानी भाषा जो है निकली है। इसी का अन्य नाम आप सुने होंगे, इंडो ईरानी। इंडो ईरानी यानी भारत ईरानी भाषा को ही कहा जाता है। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है भारत ईरानी भाषा परिवार को लेकर। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1899 और 1903 के बीच भारत ईरानी भाषा का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण कर उसे 3 वर्गों में बांटा। देखिए अब भारत ईरानी भाषा को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में बांटा। ये भी महत्वपूर्ण ये तथ्य हो गया। एक प्रश्न बन गया, भारत ईरानी इंडो ईरानी भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में बांटा। पहला है भारतीय आर्य भाषा, ईरानी भाषा और दर्द या नूरिस्तानी भाषा। तो हमें क्या पढ़ना है? तो भारतीय आर्य भाषा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारतीय आर्य भाषा पढ़ना है। ये जो भारतीय आर्य भाषा है वो भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाती है, जैसे में हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा, ये सभी क्या है? तो ये सभी भाषाएं भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। ईरान में बोली जाती है भाषा ईरानी, ईरानी जो है ईरान में बोली जाती है। और दर्द और नूरिस्तानी जो है पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि में यह भाषा बोली जाती है। तो हमें स्पेशल पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा। अब इसकी उत्पत्ति कैसी हुई फिर से देख लीजिए। यूरेशिया से भारतीय भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार से सप्तम वर्ग, सप्तम वर्ग से भारत ईरानी, अब भारत ईरानी के बाद क्या आपका हुआ? भारतीय आर्य भाषा।
तो देखिए सभी तथ्यों को बिल्कुल गहराई से हम पढ़ेंगे क्योंकि हम स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गिरियर्सन ने कुल 179 भारतीय भाषाओं तथा 544 बोलियों का सर्वेक्षण किए थे। ये भी प्रश्न आ सकता है कि गिरियर्सन ने कुल कितने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किए हैं, तो 179 और बोलियों का तो 544। ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभिक रूप संस्कृत भाषा है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय आर्य भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है, तो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की आदि जननी भी संस्कृत भाषा ही है, यानी हिंदी भाषा का आदि जननी किसे माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। और यह प्रश्न कई बार यूजीसी नेट में पूछ चुका है कि हिंदी भाषा का आदि जननी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा संस्कृत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी भाषा का आदि जननी तो संस्कृत है, तो हिंदी भाषा का आधुनिक जननी कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वह भी प्रश्न है, वह भी तथ्य है, उससे भी प्रश्न आ चुका है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे हम पढ़ाने के दौरान आपको बता ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा। अब चलते भारतीय आर्य भाषा हमें पढ़नी है, तो भारतीय आर्य भाषा की ओर चलते हैं। तो एक एक तथ्यों को देखते जाएंगे। देखिए भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। समय के अनुसार उन्हें 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया। तो प्रथम है, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय रहा है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की भाषा को क्या कहते हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक को क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और कुल मिलाकर कह सकते हैं हिंदी भाषा का जो वास्तविक विकास है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी भाषा का जो वास्तविक उत्पत्ति जो है वह 1000 ईस्वी से मानी जाती है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी है। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्गों में भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में भी याद रखिएगा। अब यहां से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इस समय को याद रखिएगा, किसका समय क्या है, कब से कब तक, इसे भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया, बिल्कुल सही। भारतीय आर्य भाषा को इंडो आर्यन भाषा परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडो आर्यन भाषा परिवार। किसे कहा जाता है, तो भारतीय आर्य भाषा को इंडो आर्यन भाषा परिवार भी कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाती है। अब भारतीय आर्य भाषा कहाँ बोली जाती है, भारतीय उपमहाद्वीपों में। भारतीय आर्य भाषाएं जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में भी बोली जाती है। और सबसे अधिक याद रखिएगा हमारे भारत में। इसके अलावा पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में, श्रीलंका में, इन देशों में भी भारतीय आर्य भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि ये सभी हमारे क्या है, सभी पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं में हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि भाषाएं आती हैं जो प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा संस्कृत तो आप जान ही रहे, संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति कह सकते। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है, तो संस्कृत भाषा तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं कि 3 वर्गों में भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। अब पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वह 2 वर्गों में है बटी हुई। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। पहला क्या है, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो याद रखिएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में। वैदिक संस्कृत जो है इसका समय है 2000 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। लौकिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से, ईस्वी नहीं, माफ कीजिएगा, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इस समय है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वैदिक संस्कृत को देखते हैं। वैदिक संस्कृत जो है भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। याद रखिएगा भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है वैदिक संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन रूप है। जो वैदिक संस्कृत जो है वह संस्कृत भाषा क्या क्या है, तो सबसे प्राचीन रूप है।
अब वैदिक संस्कृत को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वैदिक संस्कृत को 4 वर्गों में वर्गीकृत था, यानी 4 वर्गों में बांटा गया था वैदिक संस्कृत को। ये 4 वर्ग कौन-कौन है देख लेंगे यहाँ पर। ये 4 वर्ग हैं। पहला है संहिता, जिसको मंत्र जिसमें है। दूसरा है ब्राह्मण, जिसमें तीसरा है उपनिषद और चौथा है आरण्यक। अब सभी को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले संहिता को देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट बन गया कि वैदिक संस्कृत कितने वर्गों में वर्गीकृत था? तो 4 वर्गों में। अब पहला है संहिता, जिसमें मंत्र वगैरह है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और विद्वानों पर केंद्रित है संहिता, यानी मंत्र जिसको कह सकते हैं। यह मंत्रों, भजन, प्रार्थना इत्यादि का संग्रह है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली स्तुतियां भी है। यज्ञों के अवसर पर क्या गाई जाने वाली स्तुतियां हैं। इसमें आत्मा का परमात्मा से संबंध तथा मोक्ष प्राप्ति के विषय में के संबंधित भी क्या है? तो चर्चा है इसमें, तो संहिता में। और उसके बाद देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है? तो इसमें यज्ञों के अनुष्ठान और कर्म कांडों की व्याख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये भी आई है, यहां से भी प्रश्न यूजीसी नेट में पूछ चुका है। उपनिषद, यह वेदों की भाषा है। किसकी भाषा है? तो उपनिषद जो है वेदों की भाषा है। वेद कितने हैं? तो 4 वेद, आपको पता ही होगा। अरण्यक, जंगलों में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। तो ये 4 वर्गों में वर्गीकृत है वैदिक संस्कृत। अब ये चारों वेदों को भी एक बार देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत सभी वेद आते हैं। चारों वेदों की रचना जो है वैदिक संस्कृत काल में ही हुई है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ज्ञान का स्रोत इसमें है। यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान के विषय में चर्चा है। सामवेद में संगीत से संबंधित ये सामवेद है। और अथर्ववेद में जो रीति रिवाजों से संबंधित है, हमारे जीवन यापन के जो आर्थिक, जो कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज है उससे क्या है, तो ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या है इसमें जो भी आई परीक्षा की दृष्टि से। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां, याद रखिएगा। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां है? तो वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां हैं। वैदिक संस्कृत में जिसमें से 13 जो है स्वर है और 39 जो है वो क्या है, तो व्यंजन है। और कुल कितने हैं? तो 52 ध्वनियां हैं। वैदिक संस्कृत में आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग। लिंग कितने हैं? तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन, 3 वाच और 8 कारक भक्तियां थी। याद रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृत में कितने लिंग थे? 3 लिंग, 3 वचन भी, 3 वाच्य भी और कारक भक्ति 8। कारक भक्ति आज भी हम 8 कारक भक्तियों को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत में एक समास के विषय में देखेंगे तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में कुल 4 समास है। कितने समास है? 4 समास है। ये वैदिक संस्कृत की से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो इन तथ्यों को आप देख लिए। अब बढ़ते हैं लौकिक संस्कृत की ओर। किधर बढ़ते हैं? लौकिक संस्कृत की ओर अब हम बढ़ते हैं। देखते हैं लौकिक संस्कृत का सबसे पहले समय को देखते हैं। लौकिक संस्कृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, महत्वपूर्ण तथ्य है। यह जो है लोक साहित्य की भाषा है। क्या है? यह लोक साहित्य की भाषा है। परीक्षा में आ सकता है कि लोक साहित्य की भाषा कौन है, वैदिक या लौकिक? तो याद रखिए, लौकिक संस्कृत को ही लोक साहित्य की भाषा कहते हैं। और कह सकते हैं हिंदी साहित्य का जो, हिंदी भाषा का जो संपूर्ण विकास है वो लौकिक साहित्य से ही हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत ही वास्तविक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। लौकिक संस्कृत से ही क्या हुआ? तो हिंदी भाषा का क्या है, तो वास्तविक विकास हुआ है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कालिदास के नाटक इत्यादि जो ग्रंथ आप नाम सुने हैं, सभी ग्रंथों की जो रचना है लौकिक संस्कृत में हुई है। जैसे कालिदास मेघदूत वगैरह जो इनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की जो रचना किए थे, ऋतुसंहार, ये सभी क्या है, तो संस्कृत भाषा में ही है। और ये सभी लौकिक संस्कृत में है। वाल्मीकि का रामायण या फिर महाभारत, सभी जो है सभी लौकिक संस्कृत में ही सभी ग्रंथों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत का विवेचन पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। लौकिक संस्कृत का जो विवेचन है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ है। लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियां हैं। कितने हैं?
48। हम वैदिक में कितने ध्वनियां देखे थे? तो वैदिक में हम देखे थे कि वैदिक में 52 ध्वनियां थी, है ना, 52। देख लेते हैं, 52 थी, हाँ बिल्कुल। वैदिक में 52 ध्वनियां थी, और जबकि लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियां हैं, जिसमें से स्वर 13 और व्यंजन 35। तो जो ध्वनियां जो है वो व्यंजन ध्वनियों में कमी आई है। वो क्या हुए, तो वैदिक से लौकिक आते थे, व्यंजन ध्वनियां घट गई, याद रखिएगा। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा पर केंद्रित है, जबकि लौकिक संस्कृत में साहित्यिक रचनाएं हुई, जो धर्मनिरपेक्ष पर केंद्रित रही। और कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो आपका लौकिक संस्कृत है, वही क्या है, तो वास्तविक संस्कृत है, यानी हिंदी भाषा का वास्तविक विकास जो है लौकिक संस्कृत से ही हुआ है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है, इसे भी अभी आप देख लेंगे। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत के लौकिक रूप से हुई, एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आई है, इसलिए हम कई बार इसको दोहरा दिए हैं। पूरा डीपली पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट्स चाहिए, आप नोट्स अभी ले सकते हैं। यूजीसी नेट या जेट की जो है वो नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। कुछ नोट्स अभी बने नहीं है, जैसे जैसे हम क्लास लेकर आएंगे वैसे वैसे आपको सभी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, उसी बात को एक बार फिर से हम दोहरा दें, हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत भाषा, ये वही बात हो गई। तो इसे आप याद अपने कसरत इसको आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यह भी आई है परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न आया है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की ओर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है 3 वर्गों में बटी हुई है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। याद रखिएगा, यहां से इतना प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसको याद रखिएगा। तो पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत का जो समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। ये जो तथ्य है याद रखिएगा, ये प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राकृत। ये यहाँ से तो प्रश्न कई बार आपको देखे, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी की बैठे होंगे तो आप जरूर यहाँ से प्रश्न देखे होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम बार बार आपको इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले पाली को देखते हैं, जिसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको आप देखिएगा। 500 ईसा पूर्व से, माफ कीजिएगा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, इतना 1 ईस्वी इसको आप पढ़ेंगे, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो पाली का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसी को क्या कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत कहा जाता है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, एक एक करके सबकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। याद रखिएगा, भारत की प्रथम देश भाषा पाली। ये भी प्रश्न यहाँ आया है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा, यहाँ से भी प्रश्न आया है। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, यहाँ से भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए। देखिए, जहां से प्रश्न आए हैं तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य, सब यूजीसी नेट में सभी प्रश्न आए, ये भी याद रखिएगा, नेट की परीक्षा में आए हैं। भगवान बुद्ध अपना सारा उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। यहाँ से भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं। हम उन्हीं तथ्यों को लेकर आए जो प्रतियोगी परीक्षा में जहां से प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम लेकर आए, बिल्कुल आपका जो कह सकते हैं कि जो आपको पढ़ना है, जो डीपली रूप से पढ़ना है, सब कुछ इसमें है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक जो है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक जो पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का क्या है? तो संग्रह है। त्रिपिटक के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। त्रिपिटक नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिपिटक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। आप हमको बताइएगा त्रिपिटक में कौन सा समास है? त्रिपिटक में कौन सा समास है, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो त्रिपिटक जो है, इसमें इसके 3 भाग है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो बुद्ध जो बौद्ध भिक्षु थे, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम है, किसमें? विनय पिटक में। सूत पिटक जो है बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। और याद रखिएगा, ये भी आई है, यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है कि बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह कौन है? तो सूत पिटक है। अभिधम पिटक में क्या है? तो बौद्ध
धार्मिक दर्शन एवं मनोविज्ञान से संबंधित यह क्या है, तो यह भाग है। तो त्रिपिटक के कितने भाग, तो 3 भाग। त्रिपिटक पाली भाषा में है और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा का प्रथम व्याकरण, पाली भाषा का प्रथम व्याकरण जो है वो कौन है, तो कचायन व्याकरण है, याद रखिएगा। पाली भाषा का प्रथम व्याकरण कचायन व्याकरण है। पाली भाषा के अन्य व्याकरण ग्रंथ और भी है, मोगलान व्याकरण है, सहनिधि व्याकरण है। यानी कचायन जी का व्याकरण, मोगलान जी का व्याकरण और सदनिधि जी का व्याकरण है, लेकिन प्रथम व्याकरण जो है वो कचायन व्याकरण को माना जाता है, जो कचायन के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। जो कचायन व्याकरण है इसमें कितने परिच्छेद हैं, 23 परिच्छेद और 675 सूत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। मोगलान व्याकरण में 817 सूत्र हैं, सदनिधि व्याकरण में 1391 सूत्र है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश, ये सब व्याकरण ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश ये भी क्या है, पाली भाषा के ग्रंथ है और ये श्रीलंका से संबंधित ये सभी ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। भी आई ये भी है। पाली भाषा में बोलियों की संख्या, क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। कौन कौन, तो पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। देखिए ये 4 बोलियों की संख्या थी पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा का अधिकांश लेख जो है, पाली भाषा का जो अधिकांश लेख है वह शिला पर अंकित होने के कारण, किस पर, तो शिला पर अंकित होने के कारण शिलालेखी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। कचायन व्याकरण के अनुसार पाली भाषा में 8 स्वर हैं, यानी जो पाली भाषा का जो प्रथम व्याकरण है कचायन व्याकरण, तो कचायन व्याकरण के अनुसार पाली भाषा में 8 स्वर और 33 व्यंजन है, यानी कुल 41 ध्वनियां हैं एक कचायन व्याकरण के अनुसार। मोगलान व्याकरण के अनुसार पाली भाषा में 10 स्वर यानी 2 स्वर बढ़ गए और 33 व्यंजन है और कुल 43 ध्वनियां हैं। पाली भाषा जो है मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से बोली जाती है, भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पाली भाषा बोली जाती है। पाली भाषा में 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन है, ये भी महत्वपूर्ण है। पाली भाषा में कितने लिंग है, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्राकृत भाषा की ओर। तो प्राकृत भाषा जो है इसी को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत इसी को कहा जाता है। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, एक पॉइंट यहां से बना आपका, परीक्षा में आ चुका है। यह लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा रही है। यह भाषा पंडितों में प्रचलित नहीं थी। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। जैन साहित्य की रचना जो है, ये भी आई, यहां से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा जेट में। जैन साहित्य की रचना जो है वो प्राकृत भाषा में हुई, इसमें हुई, प्राकृत भाषा में हुई। तो साथियों जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। बीपीएससी वाले याद रखिएगा, आप अगर नेट और जेट की तैयारी करेंगे तो आप याद रखिए आपका बीपीएससी का तैयारी तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का लेवल और नेट और जेट का लेवल में बहुत अंतर है। तो आप अगर नेट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, इसी नेट की तैयारी कर लेंगे, तो आपका बीपीएससी का तैयारी समझिए हो ही गया है। आपको तो कुछ करना ही नहीं, इसमें आप 100% आपका रिजल्ट आएगा। आगे देखते हैं। प्राकृत भाषा 5 क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुई है। कितने क्षेत्रीय रूपों में, 5 क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुई है। पहला है सोरसेनी प्राकृत, दूसरा है मागधी प्राकृत, तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत, चौथा है पैशाची प्राकृत और पांचवा है महाराष्ट्री प्राकृत। अब यहाँ देखिए हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो सोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी रूप से हुई है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है या फिर उद्भव जो हुआ है वो सोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से ही क्या हुआ है, तो उद्भव हुआ है हिंदी भाषा का, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र के विषय में। हेमचंद्र जो है वो, इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। किनको कहा जाता है, हेमचंद्र को। ये भी आई है, देखिएगा जेट में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र ने प्राकृत की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से माना। किससे माना है, संस्कृत भाषा से। इसकी उत्पत्ति तो प्राकृत की उत्पत्ति हेमचंद्र ने, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपभ्रंश की ओर। अपभ्रंश जो जिसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का आधुनिक जननी अपभ्रंश भाषा है, याद रखिएगा। अपभ्रंश उकार बहुला है।
अब देखिए इसी के चर्चा हम किए थे, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। जिस समय हम चर्चा कर रहे थे संस्कृत की, यानी जिस समय हम चर्चा कर रहे थे कि संस्कृत हिंदी का आदि जननी है, उसी प्रकार अपभ्रंश जो है वो हिंदी का क्या है तो आधुनिक जननी है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। क्या है? उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश भाषा के अन्य नाम है अवहंस, ग्रामीण, देसी, आभेरी, ये सभी क्या है तो इसके अन्य नाम है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ हुआ था तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग, शब्द का याद रखिएगा, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है तो पतंजलि के महाभाष्य में। जबकि अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है तो भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ शब्द है, अपभ्रंश शब्द की बात होगी तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, लेकिन अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण है अगर आ जाए तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। अब अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये VVI की रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। और रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हम जो आपको हिंदी साहित्य, अभी तो हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी भाषा का उद्भव, इसके बाद जब हम आपको आदिकाल से प्रारंभ करेंगे तो आप देखिएगा जितने भी हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान है जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, सभी पुस्तकों का निचोड़ आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। और वीडियो क्लास का कोई प्राइस नहीं, बिल्कुल फ्री में रहेगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको वीडियो क्लास जो है क्लास वाइज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह VVI इसलिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है अपभ्रंश का नाम का सर्वप्रथम उल्लेख बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और आप यूजी नेट, अगर आपके पास अगर यूजी नेट का जो क्वेश्चन बैंक उसमें आप देख लीजिएगा, यह प्रश्न पूछ चुका है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? किशोरीदास वाजपेयी है, यहाँ याद देखिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी भी है, ये भी याद रखिए, लेकिन यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है? अपभ्रंश को न भाषा कहा है, याद रखिएगा। न भाषा किसने कहा तो किशोरीदास वाजपेयी ने। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू है। अपभ्रंश स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है, पुष्यदंत या पुष्पदंत। अपभ्रंश की रचनाओं में दोहा या दोहा छंद है। अब देखिए छंद भी पूछ देगा, यह भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है, किस भाषा में दोहा या दोहा छंद का प्रयोग मिलता है तो याद रखिएगा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की प्रथम रचना कौन है तो पवन चरेयू है। कौन है? पवन चरेयू है, जो स्वयंभू की रचना है। हेमचंद्रकृत शब्दानुशासन जो है अपभ्रंश का प्रथम और सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। देखिए अपभ्रंश भाषा का प्रथम या सबसे बड़ा प्रथम व्याकरण ग्रंथ या सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन है तो शब्दानुशासन है। जबकि पाली भाषा का हम देखे थे कात्यायन व्याकरण, जबकि अपभ्रंश का जो है शब्दानुशासन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, नेमिनाथ चौपई अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख मिलता है। अब यह भी VVI है कि अपभ्रंश की वह कौन सी रचना है जिसमें सर्वप्रथम 12 मासा का उल्लेख मिलता है तो नेमिनाथ चौपई में। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है तो भविष्यत कथा को अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है। अब राजस्थानी को देखिए VVI ये भी है, याद रखिए। राजस्थानी को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है तो जेठी बेटी कहा जाता है। किसे? राजस्थानी को। अपभ्रंश भाषा का जेठी बेटी तो राजस्थानी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है, ये भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के प्रथम प्रणेता यानी प्रथम कवि कौन है तो स्वयंभू है, ये भी याद रखिएगा। अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है तो स्वयंभू है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि भी स्वयंभू ही है, यानी राम काव्य के भी और कृष्ण काव्य के भी दोनों के जो प्रणेता हैं यानी प्रथम कवि जो है वो कौन है तो स्वयंभू ही है। स्वयंभू की प्रथम रचना जो है पवन चरेयू है, और यही रचना जो है वो क्या है? अपभ्रंश भाषा की जो प्रथम रचना है और राम काव्य से संबंधित है, यानी अपभ्रंश भाषा का रामायण है। स्वयंभू का समय जो है वो 783 ईस्वी के लगभग माना जाता है, याद रखिएगा। ये समय कई बार पूछ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते, पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि माने जाते हैं। स्वयंभू पहले कवि और पुष्पदंत दूसरे कवि माने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। अब देखिए अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत या पुष्पदंत को कहा जाता है, और ये किसने कहा है तो यह जो है लेखक शिव सिंह सेंगर जी ने यह उनको कहा है अपभ्रंश का भवभूति।
ये शिव सिंह सेंगर ने कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को और क्या कहा है तो भाखा का जड़ कवि कहा है। भाखा का जड़ कवि भी पुष्पदंत ने ही कहा है। आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है तो पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु या कवि कुल तिलक कहा है। किसने कहा है? पुष्पदंत ने स्वयं को कहा है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य किसको कहा जाता है तो भविष्यत कथा को कहा जाता है, जो धनपाल द्वारा रचित है। पवन चरऊ शंभू का अधूरा ग्रंथ था। ये जो पवन चरऊ जो है अपभ्रंश का प्रथम ग्रंथ है, यह अधूरा था। ये रामायण था, अपभ्रंश का रामायण था, अधूरा था, जिसे उनके ही पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की। तो पवन चरऊ में स्वयंभू ने 83 संधि जोड़े थे। उसके बाद उसके पुत्र त्रिभुवन ने 7 संधि और जोड़कर कुल 90 संधि जोड़कर पवन चरऊ ग्रंथ को क्या किए तो पूरा किए। तो याद रखिएगा ये अधूरा ग्रंथ था, लेकिन ये इनका प्रथम ग्रंथ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणचार्य कौन है तो हेमचंद्र है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ, ये भी याद रखिएगा। अपभ्रंश की प्रथम कड़बकबद्ध रचना जो है पवन चरऊ है। ये भी आई है। देखिए ये तो और भी आई है और कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। महापुराण, अब देखिए महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन है, याद रखिएगा। नेमिनाथ चौपई जो है, नेमिनाथ चौपई अपभ्रंश का प्रथम रचना है, जिसमें 12 मासा का उल्लेख है, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के जो नाम है ये किसने क्या कहा है, इसको एक बार फिर से देखेंगे। अब यहाँ ये भी देख लें कि अपभ्रंश के अन्य नाम क्या क्या है तो अवहंस भाषा है, ग्रामीण भाषा है, देसी भाषा है, अभिरोक्ति भाषा है, अभिरी भाषा है, सभी अपभ्रंश के अन्य नाम है। अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या नाम दिए हैं, भी आई है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको जेट में निश्चित है कि देखने को मिलेगा ही। हिंदी भाषा पढ़ रहे ना, तो विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या नाम दिए। सबसे पहले भरत मुनि ने क्या कहा अपभ्रंश भाषा को? अशुद्ध भाषा, विभ्रष्ट भाषा, ये भरत मुनि कहे। पुरानी हिंदी तो राहुल सांकृत्यायन जी ने, पुरानी हिंदी गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन पुरानी हिंदी के हैं। दंडी क्या कहे तो अभिरो की भाषा कहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते प्राकृता भाष हिंदी के हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा जो भी आई है ये और ये दोनों प्रश्न जो है यानी राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र का ये जो है यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर है तो 10 स्वर और 30 व्यंजन, ये भी याद रखिए। अपभ्रंश में कुल 10 स्वर और 30 व्यंजन है। अपभ्रंश भाषा में सिर्फ स का प्रयोग मिलता है, यानी ये आपको स और ये स नहीं देखने को मिलता, सिर्फ स है। अपभ्रंश भाषा को कुल 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में तो कुल 6 वर्गों में बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा जो है इसके कई भेद हैं, उसे देख लेते हैं। सोरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, बराचट अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी, यानी कुल 6 वर्गों में बटा हुआ है अपभ्रंश भाषा। सोरसेनी अपभ्रंश में आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी आता है। पेशाची में आपका पंजाबी लहंदा, बराचट में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जो वास्तविक उद्भव जो है वो सोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषी जो प्रदेश है वो कौन कौन है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क्या है तो हिंदी भाषा के जो कह सकते हैं कि प्रयोग वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आचार्यों ने अपभ्रंश के जो भेद दिए हैं, विभिन्न आचार्यों द्वारा अपभ्रंश के जो भेद किए गए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नामी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। वो कौन कौन? उपनागर, आभीर, ग्राम्य। मार्कंडे ने नागर, उपनागर, ब्राचट। याकूबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और नामवर सिंह जी ने पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, यानी 2 भेदों में बांटे हैं। तो ये सभी क्या है तो विभिन्न आचार्य हैं जिनके द्वारा अपभ्रंश के भेद किए गए हैं और यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जेट या यूजीसी नेट की परीक्षा में। अब अपभ्रंश के प्रमुख कवि की चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन कौन है? सबसे पहले स्वयंभू, जिनका समय है 783 ईस्वी के लगभग। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पवन चरेऊ, रीठो मणि चरेऊ,
पश्चिमी चरेऊ और स्वयंभू छंद। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, याद रखिएगा ये। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं पुष्यदंत को। पुष्यदंत जो है वो 10वीं सदी के इनका समय है। जैन महापुराण जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके थोड़ी देर पहले। नई कुमार चरेऊ, जसहर चरेऊ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुष्यदंत पहले शैव थे, बाद में जैन हो गए। बाद में क्या हो गए? जैन हो गए। और पुष्यदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? तो भावभूति कहा जाता है। और ये कौन कहे? तो शिव सिंह सेंगर ने कहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धनपाल। धनपाल का भी समय 10वीं सदी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भविष्यत कहा। इसमें मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भविष्यत कहा एक चरित काव्य। कैसा काव्य है? तो एक चरित काव्य है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान, ये भी अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका समय जो है 12वीं से 13वीं सदी बताया जाता है। इनका अन्य नाम है अवधमान। इनका अन्य नाम है। इनकी प्रमुख रचनाओं में संदेश रासक जो है बहुत ही क्या है? तो प्रसिद्ध है, जो खंड काव्य है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। और हिंदी साहित्य में यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। संदेश रासक में जो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है, याद रखिएगा। इनमें नायिका का नखशिख भी वर्णन है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रस, जो 80 पदों में रचित है, जिसके रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। उसके बाद परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार जैनदेवी कवि जी का है। योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ होता है। ये भी आई है कि किसे? तो दोहा काव्य परंपरा का जो आरंभ है वो योगसार से ही अपभ्रंश में होता है। आगे बढ़ते हैं। राम सिंह। राम सिंह जो है इनकी रचना है पाहुर दोहा, जो दोहा शैली में रचित है। हिंदी भाषा का आधुनिक जननी अपभ्रंश है। इसकी चर्चा हम तो कर चुके हैं। अब अपभ्रंश का जो विकास क्रम किस प्रकार है? तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। आगे हम बढ़ते हैं। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध जो रचनाकार है उनको भी देख लेते हैं, उनकी रचनाओं को। तो देखिए, बाहुबलिरास शालिभद्र सूरी जी का है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी जी का है। नेमिनाथ फागु जो है वो किनका है? तो राजशेखर सूरी जी का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर पंडित जी का है। हरिवंश पुराण जो है वो स्वयंभू जी का है। नाग कुमार चरित जो है पुष्यदंत का है। कुएल माला का कथा जो है वो किनका? उद्योतन सूरी जी का है। और दोहा कोश जो है सरप्पा की रचना है। और सरप्पा का कौन है? तो हिंदी के जो है प्रथम कवि है सरप्पा। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विषय में, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ। ये भी याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। और जान लें कि अपभ्रंश भाषा की ही जो बोलियां हैं वही आगे चल के और भी ज़्यादा विकसित हुई और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में जगह ली। तो देखिए, अपभ्रंश काल में कई बोलियों का उदय हुआ। अपभ्रंश काल में क्या हुआ था? कई बोलियों का उदय हुआ था, जो आधुनिक काल में आकर भाषा की दर्जा प्राप्त की। क्या चीज़? भाषा। तो भाषा की दर्जा प्राप्त किए, यानी अपभ्रंश काल में जो बोलियां थी वो आगे चलकर उनका जो है, उनका योगदान है, उनका प्रयोग है, वो साहित्य में होने लगा, जिसके कारण वे बोलियों से क्या बन गई? तो भाषा बन गई। आप देखिए, आधुनिक अपभ्रंश काल की जो कुछ बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, पहाड़ी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी। ये सभी अपभ्रंश काल में क्या थे? तो अपभ्रंश में काल में जो थे, यानी अपभ्रंश भाषा में ये सब बोलियां के रूप में क्या थी? तो विख्यात थी। बाद में क्या हो गई? तो हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषाएं हो गई। तो इन सभी बोलियों का संपूर्ण विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ, यानी 1000 ईस्वी के बाद हुआ, क्योंकि ये सभी बोलियां 1000 ईस्वी के बाद साहित्यिक भाषा का रूप ले ली, जिसके कारण इनका संपूर्ण विकास हुआ। वही हम चर्चा कर रहे हैं कि अपभ्रंश काल से ही आधुनिक कालीन भाषाओं का क्या हुआ है? तो विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण, क्योंकि हम पढ़े आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है डॉक्टर AFR हार्नले, याद रखिएगा, डॉक्टर हार्नले, इसे आप जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया।
अब यहाँ देखते हैं कि जो भी विद्वान है उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है सबका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो डॉक्टर हार्नेले ने। तो डॉक्टर हार्नेले का जो वर्गीकरण उसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर हार्नेले ने, याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। पूर्वी गोड़ियन, पश्चिमी गोड़ियन, उत्तरी गोड़ियन और दक्षिणी गोड़ियन, याद रखिएगा। तो पूर्वी गोड़ियन में क्या रखा, तो पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। असमी यानी असमिया, जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पूर्वी हिंदी में, पूर्वी गोड़ियन में है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ये पूर्वी गोड़ियन अर्थात पूर्व की क्षेत्र है ना, पूरब की क्षेत्र की बात हो रही है। पश्चिमी गोड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। देखिए, इसको जब आप पढ़िएगा तो पश्चिमी गोड़ियन को अगर आप अपभ्रंश भाषा के आधार पर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि उसमें भी एक समान ही, सिर्फ नाम में यहाँ परिवर्तन किया गया है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती जो है ये सब क्या थे, तो ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, अर्थात अपभ्रंश भाषा जब आप पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती सभी क्या थी, तो अपभ्रंश की उपभाषाएं थी, यानी सौरसेनी अपभ्रंश की, है ना, सौरसेनी अपभ्रंश की। उसके बाद चलते हैं उत्तरी गोड़ियन। उत्तरी गोड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गोड़ियन में मराठी। तो ये डॉक्टर हार्नेले का वर्गीकरण है, ये इसको आप अच्छा से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो बहुत ही विख्यात लेखक भी हैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। वो 3 वर्ग है, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। यानी इन्होंने उपशाखा का नाम दिया। तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत भी उन्होंने कई वर्ग किए, कई भाग किए, तो उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए हम इसको छोटा करके आपको अच्छा समझाते हैं। तो बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय, क ख ग 3 वर्ग में बांटे, क वर्ग, ख और ग में। तो क वर्ग में, क भाग में तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय, ये बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उसके भी 3 वर्ग किए। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में आपका जो भाषा है लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी भाषा और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया भाषा को रखा। अब इधर देखिए, मध्य उपशाखा में उन्होंने मध्यवर्ती समुदाय को लिया, इसमें सिर्फ पूर्वी हिंदी को ही रखा। किसे रखा, पूर्वी हिंदी, जिसमें आपका क्या आता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आप पूर्वी हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब इधर देखते हैं भीतरी उपशाखा के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा, तो भीतरी उपशाखा के अंतर्गत उन्होंने उसके भी 2 भाग किए, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदानी और राजस्थानी भाषा को रखा, जबकि पहाड़ी समुदाय के अंदर पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को रखा। तो ये किनका वर्गीकरण है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का वर्गीकरण है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया और उसका नाम दिया बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, और इसके अंतर्गत भी कई वर्ग किए। आगे चलते हैं, यानी कई समुदाय में उन्होंने बांटे, वो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। किनका, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को सबसे पहले कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा, और उनका नाम भी है कुछ अपने हिसाब से, वो अपने आधार पर दिए। तो उन्होंने जो नाम 5 वर्गों में बांटा वो नाम है उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ये उनका ये 5 वर्ग है जिसका वो नाम दिए। तो उदीच्य का मतलब होता है कौन सा भाग, तो किधर की भाग की बात हो रही, तो उदीच्य का मतलब उत्तरी भाग, प्रतीच्य का मतलब पश्चिमी वर्ग यानी पश्चिमी वर्ग, मध्य देशी मतलब मध्य वर्ग, प्राच्य का मतलब पूर्वी वर्ग और दक्षिणात्य का मतलब होता है दक्षिणी वर्ग। यानी 5 वर्गों उन्होंने बांटा। ये दक्षिण का क्षेत्र को दक्षिणात्य कहे, प्राच्य क्षेत्र जिसे मतलब से पूर्वी वर्ग को प्राच्य का नाम दिए, जबकि मध्य वर्ग को क्या दिए, बीच वाले वर्ग को तो उन्होंने क्या नाम दिया, तो मध्य देशीय, और पश्चिमी वर्ग का क्या नाम दिया, तो प्रतीच्य, और उत्तरी भाग का नाम दिया उन्होंने उदीच्य। अब उत्तरी वर्ग में जो उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने 3 भाषा, सिंधी, लहंदा और पंजाबी उपभाषाओं को रखा, जबकि
प्रतीच्य के अंदर राजस्थानी गुजराती उपभाषा को रखा, जबकि मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी उपभाषा को रखा, जबकि प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला को रखा, और दाक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी भाषा को रखा। तो आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि दक्षिण क्षेत्र जो था उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आधुनिक काल के जितने भी विद्वान रहे सभी ने सिर्फ एक ही भाषा को रखा है, वो है मराठी भाषा। ये भी याद रखिएगा। अब सुनीति कुमार चटर्जी जो है ग्रियर्सन के जो वर्गीकरण है आधुनिक आर्य भाषाओं का, उसका आलोचना करके ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधार पर उन्होंने क्या किया था, अपना वर्गीकरण किया था। ये जो वर्गीकरण है वो ध्वनिगत और व्याकरणगत है, इसलिए उनका नाम भी कुछ अलग है। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। किनका? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। इन्होंने भी जो है वो भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में बांटा। और इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी का ही जो वर्गीकरण है उन्हीं में थोड़ा बहुत इन्होंने सुधार किया है। तो देखिए इसमें आपका अंतर कहाँ कहाँ दिखेगा। तो देखिए उदीच्य में जो है वो सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या क्या रखा था उसे आप देख लें एक बार। उदीच्य में उन्होंने क्या किया था, तो सिंधी लहंदा पंजाबी, इनका भी वही है, सिंधी लहंदा पंजाबी को ही रखा। अब देखिए इसमें राजस्थानी को उन्होंने क्या किया, तो बदल दिया। राजस्थानी को इन्होंने क्या किया, तो इसमें बदल दिया। तो राजस्थानी को जो है इसमें आपका जो प्रतीच्य में जो है सुनीति कुमार चटर्जी गुजराती राजस्थानी को रखे थे, जबकि इन्होंने क्या किया, तो इसमें राजस्थानी को किस में स्थान दिया, मध्य देशीय में। जबकि मध्य देशीय में जो है वो चटर्जी साहब जो है वो सिर्फ पश्चिमी हिंदी को ही रखे थे, जबकि इन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी सबको किस में रखा, तो मध्य देशीय में रखा। तो यानी थोड़ा बहुत इन्होंने सुधार किया। फिर प्राच्य में उन्होंने उड़िया, असमिया और बांग्ला को रखा, जबकि दक्षिणात्य में मराठी भाषा को, मराठी जो भाषा है उसी को रखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण ही है। उसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया है, तो थोड़ा बहुत सुधार करके उसे वर्गीकृत किए हैं। अब हम पढ़ते हैं सीताराम चतुर्वेदी का वर्गीकरण। तो सीताराम चतुर्वेदी जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में, तो 5 वर्गों में। अब इन्होंने जो वर्गीकृत किए हैं, जो नाम दिए हैं, वो संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर उन्होंने वो अपना नामकरण दिए। सबसे पहले का में रखा हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी को। दा में रखा पंजाबी, लहंदा को। जो में रखा सिंधी, कच्छी को। नो में रखा गुजराती को। और एर नाम दिया जैसे बंगाली उपभाषा यानी भाषा को रखा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर रखा। सीताराम चतुर्वेदी आधुनिक आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किए। ये भी आप याद रखिएगा। परीक्षा में आ सकता है कि कौन से विद्वान ने या कौन से लेखक ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर किए। तो आपको क्या, आपका आंसर हुआ सीताराम चतुर्वेदी। अब देखते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण है हिंदी वर्ग। उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, हिंदी वर्ग और अहिंदी वर्ग। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भाषाएं वो सभी हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाएं, जबकि अहिंदी वर्ग के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है और इसमें अन्य भाषाओं को शामिल किया उन्होंने। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा। ये क्या है, तो आपका हिंदी वर्ग के अंतर्गत रखा। जबकि अहिंदी वर्ग के अंतर्गत उन्होंने पूर्वी में जैसे उड़िया, बांग्ला, असमिया को रखा। पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को रखा। उत्तरी में नेपाली को और दक्षिणी में मराठी को। यानी इसको समझिएगा, हिंदी वर्ग में उन्होंने हिंदी वर्ग के 5 बोलियों 5 इसमें 5 उपभाषाओं की बात की। तो मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। जबकि अहिंदी वर्ग को 4 अन्य वर्गों में बांटा। पूर्वी वर्ग, पश्चिमी वर्ग, उत्तरी वर्ग और दक्षिणी वर्ग। पूर्वी में आपका उड़िया, बांग्ला, असमिया को रखा। पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को रखा। उत्तरी में नेपाली को और दक्षिणी में मराठी को रखा। तो कुल मिलाकर मराठी भाषा को जितने भी हिंदी भाषा के जो लेखक है, जो हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किए हैं, उन्होंने दक्षिण क्षेत्र में मराठी भाषा को ही रखा है। अब हम देखते हैं कि हिंदी
वर्ग के अंतर्गत हरदेव बाहरी ने जितनी भाषाओं को रखा है वो सभी क्या है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र की उपभाषाएं हैं। फिर दक्षिण वर्ग के अंतर्गत सभी विद्वानों ने किस भाषा को रखा, तो मराठी को रखा। भोलानाथ तिवारी ने अपना वर्गीकरण जो है, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने अपना जो वर्गीकरण है अपभ्रंश भाषा के वर्गीकरण के आधार पर ही किए हैं, इसलिए इसको हम प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसे आप क्लास 2 में देख लेंगे। अपभ्रंश भाषा का जो वर्गीकरण है जो 6 वर्गों में है। सौरसेनी अपभ्रंश जिसमें हम पढ़े हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पेशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी लहंदा उपभाषा आता है। बराचट के अंतर्गत सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो इसी के आधार पर ही, इसी को आधार बनाकर भोलानाथ तिवारी ने अपना आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किए हैं। तो इसे आप समझ लेंगे। तो भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण एकदम अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण के ही आधार पर है। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो जॉर्ज गियर्सन का है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, और इसी पुस्तक में इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण भी किए थे। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1, इसी पुस्तक के आधार पर जॉर्ज गियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किए। तो ये किनका पुस्तक है, तो जॉर्ज गियर्सन जी का क्या है, पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिंदी जो भाषाएं हैं, आधुनिक हिंदी भाषाएं, जैसे है पहला अवहट भाषा। क्या है पहला? अवहट भाषा। तो अवहट भाषा को देखते हैं। अवहट भाषा जो है ये अपभ्रंश भाषा का परवर्ती भी कहलाता है। ये याद रखिए, अवहट अपभ्रंश भाषा का क्या है, परवर्ती रूप है। और ये किनके द्वारा कहा गया? नामवर सिंह। अवहट अपभ्रंश भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। अब समय देख लीजिए। अवहट भाषा का जो समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। विद्यापति की रचना कृति लता अवहट भाषा में, ये भी याद रखिएगा। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो अब्दुल रहमान है, ये भी याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम लेकर आए हैं। उसके बाद अवहट भाषा में कुल 12 स्वर और 32 व्यंजन है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को क्या कहा है, तो अवहट कहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को क्या कहा है, अवहट कहा है। देसिल बैना सब्जन मीठा तसन जंपजू अवहट्टा, ये कृति लता से ये पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पंक्ति पूछ चुका है। अब पुरानी हिंदी को देखते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। गुलेरी जी ने राजा मुंज को, किसे, तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी को हिंदी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या, तो पुरानी हिंदी को हिंदी कहा। अब देखते हैं अवधी भाषा को देख लेते हैं। तो अवधि भक्ति काल अवधी भाषा का सवर्ण काल, ये याद रखिए। भक्ति काल क्या है, तो अवधी भाषा का सवर्ण काल है। इसका समय 1000 से 14वीं शताब्दी तक है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, इस जिसे आप पढ़ चुके हैं। अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो कोसली, पुरबिया, बेसवाड़ी, ये सभी अवधी भाषा के अन्य नाम है। अवधी भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। और इन्हीं की जो रचना है वो अवधी भाषा की प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है चंदायन, जिसके रचनाकार कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। अवधी भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो तुलसीदास है, क्योंकि इसीलिए तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल को अवधी भाषा का सवर्ण काल माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य की भाषा जो है, सूफी काव्य जो आप पढ़े हैं, भक्ति काल में भी सूफी काव्यों को पढ़े, तो उसकी प्राय भाषा क्या है, तो अवधी ही है। अब यहाँ पर अवधी भाषा की कुछ प्रमुख रचनाएं जिसे आप पढ़ लेंगे। चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, पद्मावत, मधुमालती, रामचरितमानस, अवध विलास, माधवानंद, कामकंदला, इंद्रावती, ये सभी अवधी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें भी कभी कभी पूछ देता है कि चंदायन की भाषा क्या है, तो ठेठ अवधी, इसे आप भी देख लीजिएगा। ठेठ अवधी, ठेठ अवधी, इसे भी आप देख लेंगे। याद रखिएगा कि जितने भी मुस्लिम कवि थे जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की, उसकी भाषा ठेठ अवधी ही रखे।